जॉइंट स्टॉक कंपनी, या जिसको हम नॉर्मली कंपनी भी बोलते हैं, ठीक है। अब कंपनी जो है, इसको अगर हम बात करें तो इसके लिए एक्ट कौन सा चल रहा है अभी, कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनीज एक्ट 2013 की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ कंपनी, मतलब कंपनी इज अ कंपनी which is registered under this or any previous companies act, ठीक है। कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर दिस और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। तो ये तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी। तो इसको अगर हम पढ़ें अच्छे से तो प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? अ कॉरपोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग। आर्टिफिशियल बीइंग का मतलब है आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। इनविजिबल, intangible and existing only in completion of the law। मतलब कि कोई भी कॉरपोरेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है और लॉ के द्वारा ही फॉर्म की गई है, दैट इज़ कंपनी। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें एक एक करके तो सबसे पहला फीचर आता है कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन में दो चीज़ें आपको दिख रही हैं, पर्सन एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। पर्सन इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कभी भी आपने किसी भी कंपनी के बारे में सुना हो तो आप कंपनी के नेम से ही जानोगे, उसके ओनर का नाम तो बाद में आएगा, ठीक है। तो कंपनी का अपना एक अलग अस्तित्व होता है, अपनी एक एंटिटी होती है, कंपनी का अपना एक स्टैम्प होता है, मतलब सिग्नेचर होता है, जो कॉमन सील होती है उसकी, मतलब स्टैम्प जो होता है जिसको हम कॉमन सील बोलते हैं, मतलब कंपनी का अपना एक सिग्नेचर होता है। कंपनी के नाम पर स्यू किया जा सकता है, मतलब केस फाइल किया जा सकता है। कंपनी अपने नाम से किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है, ठीक। इसके अलावा कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंपनी के नाम से होते हैं, उसके ओनर या शेयर होल्डर्स के नाम से नहीं, ठीक है। क्योंकि ये सारे काम एक पर्सन करता है इसलिए इसको पर्सन बोलते हैं, लेकिन ये लॉ के द्वारा बनी गई है, मतलब इसको नेचुरल ह्यूमन की तरह बर्थ नहीं दिया गया है, इसको लॉ के द्वारा बनाया गया है, लॉ के बेस पर बनाया गया है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। अब एज आई सेड कि कंपनी और उसका ओनरशिप में जो है वो डिफरेंस होता है। कंपनी अपना अलग अस्तित्व रखती है, मतलब कंपनी हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी हैज़ अ सेपरेट पर्सनैलिटी या सेपरेट अस्तित्व, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इन लॉ, ठीक है। अब कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो कंपनीज एक्ट के अंडर होता है, फिलहाल 2013 चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013। परपेचुअल सक्सेशन, मतलब इसके ओनर चेंज हो, डेथ हो, पागल हो, बैंकरप्ट हो जाएं, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कंपनी चलती रहेगी। ओनरशिप एंड कंट्रोल आर सेपरेट। एज आई नो कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो अनलिमिटेड होते हैं कंपनी में, तो ये सारे लोग जो हैं वो आकर बिजनेस नहीं चला सकते, तो ये लोग अपने में से 2 से 15 तक लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो मैनेजमेंट संभालते हैं कंपनी का, ठीक है। तो जो शेयर होल्डर हो गए वो तो ओनर्स हो गए, और ये जो लोग हो गए जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं वो कंट्रोलर हो गए, मैनेजर हो गए, जिसको हम BOD कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो कंपनी का जो ओनरशिप होता है और जो कंट्रोल होता है वो अलग अलग होता है। एवरी मेंबर हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी की अपनी एक सील होती है। जो रिस्क बियरिंग है शेयर होल्डर्स के द्वारा होता है, और सारे शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने का हक होता है इन पब्लिक कंपनी, प्राइवेट में नहीं, ठीक है, प्राइवेट में नहीं। ओके, अब इसमें लिमिटेशंस क्या हैं? फॉर्मेशन में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, सीक्रेसी नहीं रहती क्योंकि मतलब लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। इम्पर्सनल वर्किंग एनवायरनमेंट रहता है, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, डिसीजन मेकिंग में देरी होती है क्योंकि बहुत लोगों से पूछना पड़ता है। ऑली का मतलब होता है, ऑली आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे, ऑली का मतलब होता है फ्यू। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि कुछ ही लोगों के द्वारा इसका काम चलाया जा रहा है, बाकी सब तो बस ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है। अब कन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं इसमें कई बार। ओके, आगे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करते हैं। देखो,
हमारे पास अलग अलग बेसिस पर अलग टाइप की कंपनी है। मेंबर्स के बेस पर पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी, साइज़ के बेस पर स्मॉल एंड लार्ज, ओनरशिप के बेस पर पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कंट्रोल के बेस पर होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट, लायबिलिटी के बेस पर लिमिटेड, अनलिमिटेड, फॉर्मेशन के बेस पर स्टैच्यूटरी, रॉयल और कॉरपोरेटेड, नेशनलिटी के बेस पर डोमेस्टिक और फॉरेन। एक एक करके पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स वी हैव 3 टाइप ऑफ कंपनी। पब्लिक, जिसमें हमें मिनिमम 7 मेंबर चाहिए होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट, जिसमें मिनिमम 2 चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। ओपीसी, जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है, इसका पूरा नाम ही यही है, 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, ओके। साइज़ के हिसाब से वी हैव 2 टाइप्स, स्मॉल एंड लार्ज। ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख या उससे कम है और टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ या उससे कम है, तो वो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आएगा। और ऐसी कंपनी जो स्मॉल नहीं है वो लार्ज है। ठीक है, ओके। ओनरशिप के बेस पर वी हैव पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट। जिस कंपनी में कम से कम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास है, मतलब 50 कम से कम 51% ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट कंपनी। जिसके शेयर जो हैं वो पब्लिक के पास है, मतलब पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, पब्लिक कंपनी। और ऐसी कंपनी जिसके शेयर पब्लिक में नहीं बिकते, सिर्फ प्राइवेट लोग जो हैं वो आपस में ही प्लेसमेंट ले लेते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, तो ओनरशिप के प्राइवेट कंपनी। कंट्रोल के बेस पर होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। ऐसी कंपनी जिसने दूसरी कंपनी को खरीद लिया है, मतलब मेजर शेयर होल्डिंग्स खरीद ली हैं, तो ये हो जाएगी होल्डिंग, ये हो जाएगी सब्सिडरी। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जो होल्डिंग कंपनी है उसकी ढेर सारी या एक से ज़्यादा सब्सिडरी कंपनी हो। ठीक है, तो ये होल्डिंग हुई, ये सब्सिडरी हुई, और इनका आपस में रिलेशन क्या रहेगा, एसोसिएट कंपनी। तो बेसिकली होल्डिंग कंपनी जो है वो पेरेंट्स हैं, ये इनके बच्चे हैं। ठीक है, और ये आपस में क्या कहलाएंगे, भाई बहन, मतलब एसोसिएट कंपनी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, डोमेस्टिक और फॉरेन, जो देश की है, देश में बनी है या देश में ही कंट्रोल हो रहा है उसका, तो डोमेस्टिक, और देश के बाहर हो रहा है तो फॉरेन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, स्टैचुरी, स्टैचुरी मतलब जिसका अलग से एक्ट बनाया गया है, जैसे आरबीआई, एलआईसी। ठीक है, रॉयल, जो चार्टर एक्ट से निकली है, मतलब क्वीन या किंग ने कोई ऑर्डर निकाला था, उसके बेस पर वो कंपनी बनी है। इसका एग्जांपल है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। कॉरपोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। तो बेसिकली फॉर्मेशन कैसे हुआ है, अगर राजा रानी के ऑर्डर से हुआ है तो रॉयल कंपनी, पार्लियामेंट के एक्ट से हुआ है तो स्टैचुरी कंपनी, कंपनीज एक्ट के तहत हुआ है तो कॉरपोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी वी हैव लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड 2 तरह के हो सकते हैं, बाय शेयर्स, बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। वैसे इंडिया में अनलिमिटेड कंपनीज देखने को नहीं मिलती हैं। अब लिमिटेड कंपनीज क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसी कंपनी जिसमें जो मेंबर्स हैं, सपोज़ कोई इंसान है, ठीक है, इसने किसी कंपनी के 100 रुपये वाले 100 शेयर्स खरीद लिए हैं, तो उसकी लायबिलिटी कितनी बनती है, 10,000 रुपीज़। तो अगर कंपनी 3,000 रुपये ले चुकी है तो अभी 7,000 ही ले सकती है, या 5,000 ले चुकी है तो 5,000 ही ले सकती है, या 10,000 ले चुकी है तो अब कुछ नहीं लेने का हक उसको। तो बेसिकली जितने के शेयर्स उसने खरीदे हैं उतनी ही लायबिलिटी बनती है, तो लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इसने 10,000 के शेयर तो खरीदे हैं, लेकिन 2,000 की एक्स्ट्रा गारंटी दी है कि अगर लॉस हुआ तो मैं 2,000 और एक्स्ट्रा चुकाऊंगा, तो ये हो गया लिमिटेड बाय गारंटी। और जहाँ पर ऐसी कोई लिमिट है नहीं, कंपनी कितनी भी डिमांड कर सकती है और शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, दैट इज़ अनलिमिटेड कंपनी। इंडिया में बेसिकली लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनियाँ ही चलती हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर टाइप्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी को क्या क्या बेनिफिट्स मिले हुए हैं। तो जो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की, तो पब्लिक कंपनी को तो कम से कम 3 चुनने पड़ते हैं मिनिमम, और प्राइवेट कंपनी में 2 से काम चल जाता है। मेंबर की बात करें तो पब्लिक कंपनी को कम से कम 7 मेंबर चाहिए कंपनी बनने के लिए, और प्राइवेट कंपनी में 2 से काम चल जाता है। प्रॉस्पेक्टर इशू नहीं करने पड़ते प्राइवेट कंपनी को, क्योंकि प्रॉस्पेक्टर हम क्यों इशू करते हैं, शेयर बेचने के लिए, और शेयर पब्लिक को बेचने ही नहीं है। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हम आगे बात करेंगे क्या होता है। ठीक है, डायरेक्टर्स की बात हो गई है। स्टार्ट वर्किंग आफ्टर COI,
जो प्राइवेट कंपनी है वो COI मिलने के बाद ही अपना काम स्टार्ट कर सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी को COC का भी वेट करना पड़ता है। ये भी फॉर्मेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। मेंबर्स का इंडेक्स रखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके मेंबर्स पब्लिक में नॉर्मली होते ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की। तो कंपनी बनाने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 स्टेज होती हैं: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो प्रमोशन बेसिकली कोई भी कंपनी या कोई भी बिज़नेस खोलने से पहले एक आइडिया आता है, तो आइडियाज़ कलेक्ट करने से लेकर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने तक आपकी प्रमोशन स्टेज चलती है। सबसे पहले इसमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है वो देखना, स्टडीज़ करना, जो प्राइमरी स्टडीज़ होती हैं कि भाई इस बिज़नेस का क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, एक्सेट्रा। नेम का अप्रूवल करवाना और MOA रेडी करना, ठीक है। ये आपका प्रमोशन स्टेज में आता है। सेकेंड स्टेज है कॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन। इसमें आप कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाओगे, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, फीस सबमिट करोगे, और रजिस्ट्रार आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखकर क्या करेगा, आपको COI दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। अब अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो आप COI मिलने के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको कैपिटल तो अरेंज करनी नहीं है, आपको तो कैपिटल अपने प्राइवेटली लगानी है, ठीक है। तो दैट इज़ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस इफ़ यू आर अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आपको COC का भी वेट करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का भी वेट करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलने के बाद पब्लिक कंपनी के लिए एक और स्टेज आती है, दैट इज़ कैपिटल सब्सक्रिप्शन। इसमें आप सबसे पहले सेबी से अप्रूवल लोगे, सेबी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि हम शेयर बेच सकते हैं क्या, इतने रुपए के शेयर इतने बेचने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर प्रॉस्पेक्टर इशू करोगे, बैंकर्स और ये अंडर राइटर्स वगैरह अपॉइंट करोगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि 90% होता है, मतलब अगर आपने 100 शेयर बेचे हैं तो आपको 90 के लिए एप्लीकेशन आ जानी चाहिए कि हाँ हम खरीदने को रेडी हैं फ्रॉम द पब्लिक, तभी आप जो है वो अपने शेयर्स अलॉट कर सकते हो। फिर आप अलॉट करेंगे शेयर्स, ठीक है, उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो देयर वर 3 स्टेजेस: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट कंपनी के लिए 2 ही हैं, पब्लिक कंपनी को तीसरी स्टेज भी फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। ओके, कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मेन डॉक्यूमेंट होता है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा होता है AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो मेमोरेंडम एसोसिएशन में 6 क्लॉजेज होते हैं, मतलब बेसिकली फॉर्मेट सेम है, ये 6 कॉलम होते हैं उस फॉर्म में, उस फॉर्म को भरना पड़ता है। नेम क्लॉज, क्या नाम है। ऑब्जेक्टिव क्लॉज, क्यों बन रही है कंपनी, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, अदर ऑब्जेक्टिव होते हैं। लायबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड रहेगी या अनलिमिटेड रहेगी, लिमिटेड भी रहेगी तो बाय शेयर्स या बाय गारंटी। कैपिटल क्लॉज, कितनी कैपिटल लग रही है, और इसमें जो कैपिटल लिखी हुई है उसको ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं, ठीक है। एसोसिएशन क्लॉज और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ये ऊपर आएगा सेकंड नंबर पे। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और एसोसिएशन क्लॉज, ऐसे चलेगा ये, ठीक है। ओके, ये फॉर्मेट आपने देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं जो आपका है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज़। तो अगर हम इंडियन इकोनॉमी को देखें कि कैसा चल रहा है स्ट्रक्चर, तो प्राइवेट सेक्टर है एक और एक पब्लिक सेक्टर है। आपको पता है हमारी इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सब प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में 3 कॉरपोरेशन होते हैं, 3 तरह का बिजनेस होता है। एक होता है गवर्नमेंट कंपनी, एक होता है स्टैचुरी कॉरपोरेशन और एक होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी अभी हमने बात की कि जो काम तो बिजनेस ही कर रही है, ठीक है, लेकिन इसमें कम से कम 51% ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट की है ना। 51% ओनरशिप गवर्नमेंट की है, दैट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसको बनाया गया है पार्लियामेंट में अलग से एक एक्ट बना के, ठीक है, दैट इज स्टैचुरी कंपनी। और जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, रेलवे डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं। इनका डिफरेंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, फॉर्मेशन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो हैं
वो गवर्नमेंट ऑर्डर से बनती हैं। स्टैचुरी कंपनी पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है। गवर्नमेंट कंपनी कंपनीज एक्ट के अंडर ही बनती है, ठीक है। लीगल स्टेटस, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, गवर्नमेंट के अंडर ही आता है और इन दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मैनेज कौन करता है इसे? गवर्नमेंट की रिलेटेड मिनिस्ट्री, जैसे रेलवेज़ के लिए रेलवेज़ मिनिस्ट्री, हेल्थ के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं जो कि गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। इसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फाइनेंस 100% गवर्नमेंट का होता है। इसमें गवर्नमेंट का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और इसमें कम से कम 51% गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। जो इसमें स्टाफ काम कर रहा है, डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट का स्टाफ होता है, स्टैचुरी में गवर्नमेंट का नहीं होता, और गवर्नमेंट कंपनी में भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहे जाते हैं वो, ठीक है। ओनरशिप जो है पूरी गवर्नमेंट की और यहाँ पर एटलीस्ट 51% गवर्नमेंट की। अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड मिनिस्ट्री की रहती है, यहाँ पर पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी रहती है और यहाँ पर भी रिलेटेड मिनिस्ट्री की अकाउंटेबिलिटी रहती है। इसके एग्जांपल हैं आपके डिपार्टमेंटल के, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम। इसमें है आपका आरबीआई, एफसीआई, एलआईसी, और गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है? सेल, भेल और बीईएमएल। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर, नथिंग एल्स, ओके। इसके अलावा ग्लोबल है, एक ऐसी कंपनी जो मोर देन वन कंट्री में काम कर रही है, दैट इज़ अ ग्लोबल कंपनी, ओके। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज बेसिकली ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस में हेल्प कर रही है, तो ये बेसिकली आते हैं बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और वेयर हाउस, ठीक। सबसे पहले बैंकिंग की बात करते हैं। बैंकिंग हमें कौन कौन सर्विसेज देता है? डिपॉजिट, बोरोइंग और ट्रांसफ़र, मेन सर्विसेज। अलग अलग तरह के अकाउंट से डिपॉजिट लेता है, अलग अलग तरह से बोरोइंग्स देता है हमको, और ट्रांसफ़र जो फैसिलिटी है वो अलग तरीके से हमें प्रोवाइड कराता है। ये सब यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। ई बैंकिंग सर्विसेज बेसिकली ऐसी बैंकिंग सर्विसेज जो इंटरनेट के थ्रू की जा रही हैं, दोज आर ई बैंकिंग सर्विसेज। नेक्स्ट आता है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के ये दो चार्ट्स हैं, ठीक है। वन इज़ इंट्रोडक्शन, सेकंड इज़ टाइप। तो इंश्योरेंस बेसिकली रिस्क के ऊपर किया जाता है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स क्या हैं कि भाई अटमोस्ट गुड फेथ, हमको दोनों पार्टीज़ के पास जो हिडन फैक्ट्स हैं सब दिखाने चाहिए, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है उसमें करवाने वाले का कुछ इंटरेस्ट या इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। इंडेमनिटी, ये सिर्फ लॉस को फुलफ़िल करेगा, जो इंश्योरेंस है सिर्फ लॉस को फुलफ़िल करेगा। प्रॉक्सिमेट कॉज, मतलब जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवाया गया है उससे ही लॉस होना चाहिए। अगर फायर इंश्योरेंस करवाया गया है तो फायर से लॉस होना चाहिए, ठीक है। सब्रोगेशन, मतलब कंपनसेशन के बाद सब्जेक्ट मैटर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा। मतलब अगर गाड़ी चोरी हो गई और गाड़ी का आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल चुका है, तो अगर गाड़ी दोबारा मिल जाती है तो वो गाड़ी अब आपकी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी की है, ठीक है। इसमें 3 पार्टीज़ होती हैं, इंश्योरर, इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरर जो इंश्योरेंस कर रहा है, मतलब आपकी इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर्ड जिसने इंश्योरेंस करवाया है, और जो उन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दैट इज़ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पर 2 टर्म्स आपको समझने हैं, री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। कोई कंपनी, किसी इंसान ने एक कंपनी से इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, कोई इंश्योरर है, लेकिन इसको लगता है कि भाई रिस्क ज़्यादा है, तो इसने अपना रिस्क बांटने के लिए दूसरे कंपनी से उस चीज़ का आधा इंश्योरेंस और करवा लिया। तो किसी एक इंश्योरेंस का दोबारा से इंश्योरेंस करवाना, दैट इज़ री इंश्योरेंस, लेकिन ये इंश्योरर करवाता है, इंश्योर्ड नहीं, ठीक है। और डबल इंश्योरेंस क्या है? जब वो इंसान अलग अलग जगह पर एक ही चीज़ का इंश्योरेंस करवाए, दैट इज़ डबल इंश्योरेंस, ओके। ओके, टाइप्स की और बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, वी हैव जनरली 2 टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो किसी की लाइफ के रिलेटेड होता है, जनरल इंश्योरेंस जो लॉस से रिलेटेड होता है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स हैं यहाँ पर। होल लाइफ इंश्योरेंस जो कि या तो 20 से 30 साल का होता है, या डेथ, विच एवर इज़ अर्लियर। पहले डेथ हो गई तो डेथ पर मिलेगा, और पहले वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो तब मिल जाएगा। इंडोमेंट एट द एज और डेथ, यहाँ पर टाइम पीरियड है और यहाँ पर एज है, ठीक है, विच एवर इज़ अर्लियर। अगर आप 60 साल के पहले हो गए, अगर 60 साल का इंश्योरेंस है तो अगर 60 साल के पहले हो गए
पहले 60 साल के हो गए और मरे नहीं तो 60 साल के होने पर मिल जाएगा, और 60 साल के होने से पहले मर गए तो उस टाइम पर आपकी फैमिली को मिल जाएगा। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, एन्युटी पेमेंट लाइफ इंश्योरेंस एंड चिल्ड्रन एंडोमेंट इंश्योरेंस भी होता है। जनरल में आपके फायर इंश्योरेंस आ जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है और मैरिड इंश्योरेंस आ जाता है। ठीक है, तो आइए चार्ट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर हाउस, दिस इज़ द लास्ट चार्ट वी आर गोइंग टू डू टुडे। वेयर हाउस बेसिकली हमको स्टोरेज की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब ये फंक्शन, इसके टाइप्स हैं प्राइवेट, पब्लिक, बॉन्डेड, गवर्नमेंट। प्राइवेट जो किसी ने अपने प्राइवेट के लिए खोला है, पब्लिक किसी इंसान ने खोला है लेकिन दूसरों को वो दूसरों के लिए वो खुला हुआ है कि आप आकर अपना स्टॉक रख सकते हो बाय पेमेंट, ठीक है, बाय चार्जेस। बॉन्डेड जो जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई इस वेयर हाउस को हम इतने टाइम तक इतने स्टॉक के लिए इतने चार्जेस पर लेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ने खोला है पब्लिक के लिए। इसके अलावा कोऑपरेटिव वेयर हाउस भी होता है जो सिर्फ मेंबर्स के लिए काम करता है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या होते हैं? कंसोलिडेशन मतलब बल्क में माल को कलेक्ट करना, ब्रेक द बल्क मतलब उस कलेक्ट तो कर लिया हमने लेकिन स्मॉल स्मॉल तरीके से स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में उसको भेजना, स्टॉक पीलिंग मतलब स्टॉक ऑफ सरप्लस टिल सेल ऑफ दैट, जब तक सेल नहीं हो रहे, जब तक सेल नहीं हो जाए तब तक उसको अपने पास रखना। मतलब ये अलग अलग वेयर हाउस अलग अलग काम करते हैं और एक वेयर हाउस सारे काम भी कर सकता है एज पर हाउ मच फैसिलिटीज़ दे आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, वैल्यू एडेड सर्विसेज, भाई उनको लेबलिंग करना, पैकिंग करना, मिक्सिंग करना, कुछ वेयर हाउस ये काम भी करते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर योर रिविज़न। इसके अलावा जो और चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं? सोशल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉरपोरेट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो तीनों एक ही चीज़ है। बेसिकली इसमें ये बोला गया है कि अगर आपका टर्नओवर या प्रॉफिट या आपकी वर्थ, नेट वर्थ की एक लिमिट से बाहर जा रही है तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको अपने इनकम का, आपको अपने लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट का 2% सोशल काम में लगाना है। दैट इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कॉरपोरेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोशल कामों में अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लगाए। अब इसका बेस क्या है कि अगर आपकी नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ से ज़्यादा है, आपका टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या आपका प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको अपने लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट का 2% सोशल कामों में लगाना पड़ेगा, समाज कल्याण में लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा एथिक्स क्या कहते हैं? एथिक्स बेसिकली मोरल वैल्यूज़ होते हैं, मोरल वैल्यूज़। ठीक है, तो एथिक्स या बिजनेस एथिक्स वो मॉरल वैल्यूज़ हैं जो बिज़नेस करते टाइम किसी बिज़नेस को या कॉरपोरेशन को पता होने चाहिए और फॉलो करने चाहिए। जैसे अपने यहाँ एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका वेलफेयर, उनके डेवलपमेंट पे काम करना, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस वाज ऑल फॉर द रिवीजन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in comment box. Okay, all the best, have a nice day, bye bye, take care.